टाइम तो हो गया है। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक इतिहास की एक और क्लास लेके। और जैसे कि दोस्तों मैं कई लेक्चर्स पिछले 11 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं इतिहास से जुड़े हुए, खासतौर से एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट तक हम लोग जाएंगे। फिर ओवरऑल हम एक पूरा इतिहास का ही पेपर कवर करेंगे। ठीक, तो जैसा कि हम लोग बता चुके हैं कि पिछले जो लेक्चर था हमारा मौर्य काल से जुड़ा हुआ था और उसमें लगभग हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। हालांकि और भी क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन आगे भी कवर करना है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा गुप्त और गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड है। तो पहला जो लेक्चर है आज का जो 50 क्वेश्चन है ना कि गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड है, गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड है। उसके बाद गुप्तों के बाद की जो और कुछ छोटे साम्राज्य हुए थे उनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेंगे। और गुप्तों की, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो गुप्ता डायनेस्टी है वो गुप्ता डायनेस्टी भारतीय संस्कृति पे इसने बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। इनफैक्ट इस समय साहित्यिक रूप से इतना डेवलपमेंट हुआ था, इतनी ज़्यादा, जैसे उस समय कालिदास हो गए, अमर सिंह हो गए, दूसरे और कुछ राइटर्स भी, इम्पोर्टेंट राइटर्स भी हुए थे। और वैज्ञानिक स्तर पे भी देखें, जो ज्योतिष स्तर पे भी देखें, खगोल विज्ञान स्तर पे भी देखें, उस समय जैसे कि आर्यभट्ट, बारामीर जैसे वैज्ञानिक सोच के व्यक्तित्व भी मौजूद थे। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एंशिएंट हिस्ट्री में, और हम लोगों के जो रिच संस्कृति है उसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी के, ठीक है, तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ दोस्तों, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये सेट नंबर 12 है इतिहास का एंशिएंट हिस्ट्री, आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और तो जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे जा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मेरे ख्याल से यही दिया हुआ है। आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी की जीएसओ की क्लासेस भी हमारे साथ चलती हैं। तो उसके हमारे एक मित्र भी हैं और छोटे भाई भी हैं, वो उसकी क्लासेस रेगुलर चला रहे हैं। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। और जैसे कि बताया कि अगर आप हम लोगों को ज्वाइन अगर आप इस क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 99 रुपये में आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस आपको लिए रखें, ताकि आप लोग किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे कि हम लोग बार बार कह रहे हैं, जो हम क्लासेस ले रहे हैं पूरे, इसके बाद टॉपिक वाइज ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग पूरा ओवरऑल इतिहास को कवर करेंगे और फिर प्रैक्टिस सेट भी आपको उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर जैसे कि जिस तरीके, हाँ, जुड़ने के लिए व्हाट्सएप या कॉल भी आप लोग कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि जो लेक्चर हैं, जो खास तौर से जीआईसी लेक्चर, उसमें एलटी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चर के लिए खास तौर से तैयार किए गए हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और जो लोग अभी देख रहे हैं, अगर वो लोग जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाएंगे, अटेंडेंस दे देंगे, अगर मौजूदगी दर्ज करा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। खैर दोस्तों, ये तो छोटा सा इंट्रो हो गया। व्हाट्सएप चैनल आपके सामने मौजूद है, नंबर है, ठीक। तो हम लोग आज चर्चा करते हैं गुप्ता डायनेस्टी की। तो गुप्ता डायनेस्टी से जुड़ा हुआ दोस्तों मैंने अभी एक समरी टाइप की दे दी है। इसमें जो बहुत से महान शासक हुए, और ये जो महान शासकों की जो श्रेणी प्रारंभ हो जाती है, अगर देखा जाए चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर और आखिर तक स्कंदगुप्त तक जाती है। हालांकि उसके बाद भी बहुत से ऐसे शासक हुए जिन्होंने इतिहास में अपनी गहरी छाप छोड़ी, लेकिन स्पेशली यहाँ तक कि बहुत शासक अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। उसके बाद कुछ कमज़ोर शासक हुए और कमज़ोर शासकों के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट शासक हुए, लेकिन ज़्यादातर स्कंदगुप्त तक ही जो गुप्ता डायनेस्टी थी एक साम्राज्य को रूप में स्थापित थी। उसके बाद वो धीरे धीरे बिखरने लगी।
क्योंकि उस समय विदेशी आक्रमणों का भी बड़ा आहार था। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हूण आक्रमण हुआ करते थे उस समय, और हूणों ने लगभग आप समझ लो रोमन साम्राज्य को पूरा छत्र विच्छेद कर दिया था। उन्होंने पूरे रोमन साम्राज्य को ही बर्बाद कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कितना भीषण आक्रमण उस समय हूणों का रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं, सीधी सी बात है। पहला क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त सम्राट कौन था? दोस्तों सामने आपके पास उपलब्ध जो आंसर है उसमें श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य है। 3-4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा, जैसे श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त प्रारंभिक शासक हुए थे। कहीं कहीं इनको ही इसकी जो गुप्ता डायनेस्टी उसकी स्थापना श्रेय इनको ही दिया जाता है। उसके बाद घटोत्कच हुए, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम हुए थे कहीं कहीं भी, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम ही थे और इन्होंने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो आंसर कौन सा होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए आ जाते हैं सेकंड पे, गुप्त संवत, ठीक, को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रीगुप्त को दिया जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है, समुद्रगुप्त को दिया जाता है और कुमारगुप्त को दिया जाता है। बताइए दोस्तों, जो भी कोई मुझे देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग जो आज की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इस पोर्शन से अच्छे खासे क्वेश्चन पुटअप किए जाते रहे। इनफैक्ट काफ़ी पहले भी काफ़ी पुटअप किए जाते रहे, लेकिन इस पोर्शन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेकंड है जो गुप्त संवत था, ठीक, श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है और कुमारगुप्त है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या आंसर होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था, मतलब स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी और महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। थर्ड पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए? जैसे कि मैंने अभी बताया, तो इसका आंसर दोस्तों सीधे सीधे चंद्रगुप्त प्रथम होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। बिल्कुल अभी इसको सेकंड क्वेश्चन में मैंने जो डिस्क्राइब किया था उसका आंसर इसलिए बहुत क्लियरिटी मैंने बता दिया है कि सेकंड कोर्ट का आंसर क्या होगा। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशास्त्री की रचना किसने की थी? इलाहाबाद प्रशास्त्री मतलब एक तरीके से काव्य रचना जो पिलर्स के ऊपर या पत्थर के ऊपर की जाती थी, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। सामने आपके मौजूद है रवि कीर्ति, हरिसेन, वत्स भट्टी और उमापति धारा, ठीक। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। तो समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति जो लेखक हुआ करते थे, जो समुद्रगुप्त के ही महासंधि विग्रह पद पर तैनात एक व्यक्ति थे और उन व्यक्ति का नाम था हरिसेन। उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और प्रयाग प्रशस्ति आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे कि इसकी जो स्थापना थी, इस प्रशास्त्री की पहले स्थापना थी वो कौशाम्बी में स्थापित हुआ था। लेकिन उसके बाद जब मुगल्स आए थे तो मुगल्स के एक बेहद प्रसिद्ध शासक रहे अकबर ने क्या किया था, उस पिलर को उठवा के इलाहाबाद में स्थापित किया, जो आज भी इलाहाबाद के जो किला है उसमें बखूबी स्थापित है और प्योर संस्कृत में लिखा गया है। और उसमें एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है, कभी कहीं ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसमें किसी और का भी किस मुगल शासक का उल्लेख है। तो दोस्तों उसमें जहांगीर का और जहांगीर के साथ साथ बीरबल का भी उल्लेख उसमें मिलता है। तो इसके रचनाकार कौन थे? हरिसेन, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन फिफ्थ है, पुड्रवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है? ठीक, उड़ीसा हो गया, उत्तरी बंगाल हो गया, असम हो गया, विदर्भ हो गया। उड़ीसा, उत्तरी बंगाल, विदर्भ, आसाम। जैसे कि आप लोग ये बहुत अच्छी तरीके जब अब तक गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे, गुप्ता डायनेस्टी में सिंपल सी एक चीज़ें थी जो उनका प्रशासनिक व्यवस्था थी। वो प्रशासनिक व्यवस्था आप जैसे कि ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ जाती थी। उसको अगर हम इस तरीके से देखें, जो सबसे बड़ा जो राज्य हुआ करता था, राज्य को प्रांतों में डिवाइड किया गया था। प्रांतों को देश भी कहा गया, राष्ट्र भी कहा गया, भुक्ति भी कहा गया, कहीं कहीं अवनी भी कहा गया है। और उसके बाद प्रांतों के बाद उसका डिवाइडेशन हुआ है विषयों में। विषयों को जिले से लेते हैं, जिले को
और जिले का जो अधिकारी हुआ करता था उसको हम लोग स्पेशली विषयपति के नाम से जानते हैं, ठीक। और उसके बाद विधि और ग्राम के अधिकारी को ग्रामिक, और उसके सहायता के लिए मेहतर नाम का एक और पूरा एक ग्रुप हुआ करता था मेहतर नाम से, जो ग्रामीण प्रशासन में उनकी सहायता किया करता था। तो पुण्यवर्धन उन्हीं में से एक, जो सीमांत प्रदेश थे, जो उसके सीमा के आसपास के जो प्रदेश थे, पुण्यवर्धन उसी में से एक था। और इसकी जो समीकरण किससे किया जाता है, उत्तरी बंगाल से। और यहाँ का जो प्रशासक था, जिसको हम लोग गुप्ता के नाम से गुप्ता भी कहते हैं, कहीं कहीं उपारिक और कहीं कहीं गुप्ता बोला गया है, जो सीमांत से जो दूरस्थ सीमा के क्षेत्र थे, उनके उत्तरी बंगाल हो गया, गुजरात जैसे क्षेत्र हो गया, इनके क्षेत्र को गुप्ता कहा जाता था। यहाँ पे चारू दत्त करके एक व्यक्ति थे, वो इसके प्रशासक थे उत्तरी बंगाल के, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, पुण्यवर्धन। चलिए आगे आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो RC मजूमदार है, BA स्मिथ है, SC राय चौधरी है और डॉक्टर KP जायसवाल है। आपके सामने मौजूद है 4 ऑप्शन, बताइए। भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। दोस्तों इसका जवाब B सही होगा। डॉक्टर BA स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। इसका नेपोलियन कहने का कारण ये था कि समुद्रगुप्त ने बहुत सारी विजय प्राप्त की थी और उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी डिफीट का सामना नहीं करना पड़ा था। तो उन्होंने इनकी जो समीकरण जो दिया था वो बिल्कुल नेपोलियन से उसको स्थापित करने की चेष्टा की थी। तो डॉक्टर BA स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आर्यवर्त, जो उत्तर भारत के जो 8 राज्य थे, जिनको आर्यवर्त की प्रथम जंग भी कहा जाता है, आर्यवर्त का प्रथम जंग उसको बोला जाता है, फर्स्ट युद्ध ऑफ आर्यवर्त भी बोला जाता है। उन्होंने 8 राजाओं को पराजित किया था, फिर उसके बाद उन्होंने दक्षिण के राजाओं को पराजित किया था। 7th बोलते हैं, समुद्रगुप्त के समय में काशी का राजा कौन था? दक्षिण भारत में विष्णुगुप्त था, नीलराज था और हस्तिवर्मन था और मंटराज था। पल्लव शासक कौन था? समुद्रगुप्त के समय काशी का राजा कौन था? तो दोस्तों समुद्रगुप्त के जो काशी का शासक था वो विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था। 7th पे आते हैं, 7th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। आप सभी लोग जानते हैं कि गुप्तों के बहुत से शासकों ने परम भागवत, परम दैवत, देवदूत जैसे उपाधियाँ धारण की थी, जो उनके ईश्वरीय छत्र छाया को प्रदर्शित करता था। जैसे मैंने कि लास्ट लेक्चर में बताया कि राजाओं को ईश्वरीय छत्र छाया की आवश्यकता क्यों पड़ती थी, ठीक, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि ये इसका कारण ये होता था कि एक तरीके से उनको स्वीकृति मिल जाती थी कि हम लोग ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, ठीक है, और जो राजा जो जनता के लिए करता है वही उचित होता है। और आपको सभी को जो राजा द्वारा किए गए जो कर्म होते हैं या जो कार्य होते हैं उसको स्वीकृति उसमें प्रदान करनी है। तो एक तरीके से उसको धार्मिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए इस तरीके की उपाधियाँ धारण की जाती थी, ताकि एक जनता के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव सा आप कह सकते हैं बनाया जा सके कि अरे भाई ये तो ईश्वर का रूप है, ये हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। तो इस तरीके की उपाधियाँ धारण करने का जैसे मुख्य कारण लगभग राजा महाराजाओं को बाद में आप लोग देखते हैं जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने भी बहुत सी ऐसी उपाधियाँ जैसे गाजी, सुल्तान जैसी उपाधियाँ धारण की थी, और इमाम टाइप की, अल इमाम जैसी बहुत सी उपाधियाँ धारण की थी। वो उसका कारण सबसे बड़ा यही है, परम भागवत की उपाधियाँ धारण की थी। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत के, दोस्तों ये परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? 9th क्वेश्चन कहता है कि गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, और सामने कौन से उपयुक्त में से कौन सा नहीं है? चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया और स्कंदगुप्त हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बेकार तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और उपाधि धारण करने का पहले शासक थे गुप्त वंश के जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसका कारण यह था कि इन्होंने जो उस समय के जो शक शासक थे, उस समय के जो शक शासक थे जिनका नाम रुद्र सिंह तृतीय था,
तो उनको इन्होंने पराजित करके, और हालांकि ये पूरी एक कहानी है, मैं उसका थोड़ा सा बस एक तरीके से ऊपरी ऊपरी चीज़ बता देता हूँ कि इन्होंने उनको पराजित किया, उनका वध किया, तो उसी के आधार पे उसके बाद ही इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इन्होंने चांदी के सिक्कों का भी उसी समय प्रचलन किया था। और इसके अलावा जो स्कंदगुप्त थे, स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हालांकि किस उपलक्ष्य में उपाधि धारण की थी इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहा यह जाता है जब उन्होंने हुणों को पराजित किया था तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। तो ये दोनों दोस्तों होंगे, ठीक। तो बी प्लस सी, ये दोनों इसके आंसर होंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस एक राजवंश से वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किए? ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कई राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जिसमें नागवंश भी था, कदम्ब वंश से भी संबंध स्थापित किए थे उन्होंने, और वाकाटक राजवंश से संबंध स्थापित किए थे। तो आपके सामने मौजूद है जो नागवंश है, नागवंश की एक महिला थी जिसको हम लोग कुबेर नागा के नाम से जानते हैं, कुबेर नागा, ठीक। इस कन्या से चंद्रगुप्त तृतीय ने विवाह किया था। और वाकाटाका वंश जो थे, वाकाटाक जो चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री थी, वो सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया था। ये कौन थे? वाकाटाका राजवंश के, वाकाटक राजवंश के शासक हुए थे। और कदम्ब वंश के राजवंश से भी उन्होंने संबंध स्थापित किए थे। तो लिच्छवी के राजवंश से इन्होंने संबंध स्थापित नहीं किए थे। लिच्छवी के राजवंश से संबंध स्थापित करने वाले शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे, और इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र जो थे चंद्रगुप्त को, उनको लिच्छवी दोहित्र बोला गया है उनके लेखों में, ठीक। तो लिच्छवी राजवंश से इन्होंने संबंध स्थापित नहीं किए थे। बाकी कुबेर नागा बताया ही मैंने। और ये जो प्रभावती गुप्त हैं, कुबेर नागा से ही उत्पन्न उनकी बेटी थी, और उनका विवाह उन्होंने बाद में वाकाटाका नरेश रुद्रसेन से कर दिया, ठीक है। निम्नलिखित किस वाकाटाका राजा ने अनुदान ग्राहियों को चेतावनी दी थी कि यदि शासक के खिलाफ साजिश रची गई तो उनका अनुदान रद्द कर दिया जाएगा? देखिए, वाकाटाका राजवंश लगभग गुप्ता डायनेस्टी के साथ साथ चलता रहा। हालांकि इसमें बहुत अधिक इम्पोर्टेंट शासक नहीं हुए, लेकिन इसका सबसे अधिक शक्तिशाली जो शासक हुआ था वो प्रवरसेन प्रथम हुआ था। प्रवरसेन प्रथम शासक हुआ था। इसने अश्वमेध यज्ञ के लिए फेमस है। और इसके अलावा जो इनके जो गुप्तों के साथ जो संबंध स्थापित किए थे, और एक तरीके से कोलैबोरेशन टाइप का था। और इन्होंने प्रवरसेन प्रथम ने एक वो भी लिखा है कि याद नहीं आ रहा मुझे इस समय याद नहीं आ पा रहा, लेकिन मैं उसको बाद में बता दूंगा। रैंडमली चीज़ याद करना थोड़ा मतलब अनवांटेड सा, मतलब रैंडमली नहीं आता है चीज़ें, ठीक है। नीचे हरिसेन दिया गया है, विंध्य शक्ति दिया गया है, प्रवरसेन प्रथम दिया है, और प्रवरसेन द्वितीय दिया गया है। तो ये दोस्तों जो बात की गई है, प्रवरसेन द्वितीय ने ये बात कही थी कि यदि राजा के खिलाफ किसी प्रकार की बातें होंगी या साजिश रची जाएगी या कुछ भी कहा जाएगा, तो उस पर जो अनुदान दिया गया है, जो उन्होंने अनुदान दिया है, जो अनुदान दिए जाते थे उस समय, जैसे ब्राह्मणों को अनुदान दिए जाते थे, बौद्धों को अनुदान दिए जाते थे, और जो प्रशासनिक अधिकारी हुए करते थे उनको भी भूमि प्रदान की जाती थी। तो इसी वजह से उन्होंने इस प्रकार से रचना की थी, अगर आप लोग इस तरीके का वो करेंगे तो वो आपसे भूमि वापस ले जाएगी। और ये आदेश किसने जारी किया था? प्रवरसेन द्वितीय ने, जो कौन थे? वाकाटक नरेश हुआ करते थे। तो इस पे आ जाते हैं। ट्वेल्थ पे आ जाते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था। अमर सिंह थे, बेताल भट्ट थे, छपड़क थे और नागार्जुन थे। चंद्रगुप्त, जैसे कि मैंने बताया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में साहित्य के जो
साहित्य की जो विकास हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि उस समय कालिदास जैसे एक व्यक्ति महान साहित्यकार जो इनके नवरत्नों में शामिल थे, ठीक। तो इस वजह से और यहाँ पे जब नवरत्नों की बात हो जाती है तो जाहिर सी बात है उसमें अमर सिंह हो गया, बेताल भट्ट हो गया, छपड़क हो गया, वारा महिर हो गया, और लोगों के और भी कुछ लोग थे, उनके नाम याद है, कालिदास हो गए और धन्वंतरी हो गए, ठीक। ऐसे कुछ जो और भी लोग थे, वो 9 लोगों का एक समूह था जो उनके राज दरबार में उपस्थित रहते थे। तो इसमें दोस्तों जो नागार्जुन थे, नागार्जुन किसके शासनकाल में हम लोग देखते हैं? जैसे नागार्जुन को जो बौद्ध जो महायान शाखा थी, बौद्धों की जो महायान शाखा थी, माध्यमिका या शून्यवाद, उससे संबंधित हम लोग बताते हैं। इन्होंने उसका जो प्रतिपादन 12 का डी, यार ये कहाँ उल्टा कैसे हो गया? 12 का डी, हाँ 12 का डी सही है, बिल्कुल जवाब अभिनव। चलिए 13वें पे आते हैं। किस राजवंश के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क किसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था? जैसे कि आप सभी लोग दोस्तों जानते होंगे, जो फाहियान एक चीनी यात्री था और जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो साहित्य थे, जो साक्ष्य थे और जो स्थान थे, उनको विजिट करने आया था। तो विजिट करने जब आया था तो ये एकदम गुप्त डायनेस्टी के समय में आया था, लगभग 399 से और 1414 तक मेरे ख्याल से, जहाँ तक याद है, जहाँ तक मुझे याद है, शायद हाँ 1414 तक ही शायद ये भारत में रहा था और काफ़ी भारत में भ्रमण किया था। तो ये किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। लेकिन यहाँ एक चीज़ बात और ध्यान देने वाली यह बात है, 13 का बी नहीं, 13 का बी नहीं है, 13 का बी नहीं है अभिनव, ठीक है, 13 का बी नहीं है, 13 का सी सही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और जब इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी की बात की है तो इन्होंने गुप्तों के बारे में, गुप्तों के शासनिक प्रशासनिक बारे में जानकारी, आर्थिक राजनीतिक धार्मिक जानकारी तो उपलब्ध कराई है, लेकिन उन्होंने गुप्तों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, यानी किसी भी शासक का नाम उसने वहाँ पे नहीं दिया है अपने जो लेख है उसमें। फाहियान की जो बुक लिखी तो उन्होंने फोकोयान ऐसे करके, फोकोयान करके शायद कोई बुक लिखी थी, अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, उसके बारे में बात हो रही है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने, वीरसेन ने, वाणभट्ट ने और बख्श ने। मंदसौर प्रशस्ति है, मंदसौर जो प्रशास्ति है या मंदसौर जो अभिलेख है, वो दोस्तों जो कुमारगुप्त के शासनकाल में लिखी गई थी। और कुमारगुप्त के शासनकाल में अभी तक के जो सबसे ज़्यादा गुप्ता डायनेस्टी के समय में कुमारगुप्त में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए थे, जिनकी संख्या 18 थी, ठीक। उसमें विरसिंडा अभिलेख हो गया, गढ़वा अभिलेख हो गया, मानकुबर अभिलेख हो गया, और इसके अलावा ये मंदसौर अभिलेख हो गया। मतलब 18 अभिलेख थे और सबसे ज़्यादा अभिलेख उसी के शासनकाल में लिखे गए थे। तो इसमें बोलते हैं मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो मंदसौर प्रशस्ति हरिसेन हो गया, वीरसेन हो गया, बख्श हो गया, 14 का डी हो गया बख्श, ठीक। अच्छा, मंदसौर अभिलेख की 2-4 बातें ये है कि मंदसौर अभिलेख में ही जो तंतुव्यय है, या फिर जिसको हम लोग पट्टव्यय बोलते हैं, या फिर अगर उसको देखें तो जो रेशम उत्पादन था, जो रेशम कर्मी थे, वो यहाँ पर आके बस गए थे मंदसौर में, ठीक। का डी, हाँ मंदसौर में आके बस गए थे। और मंदसौर अभिलेख में ही एक सूर्य मंदिर का भी जिक्र किया गया है। चलिए 15वां पे आते हैं। उस गुप्त और वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी, ठीक है। गुप्त और वाकाटक रानी, अभी मैंने कुछ समय पहले इसको डिस्क्राइब किया था, इस क्वेश्चन को, और उसी क्वेश्चन का अब यहाँ पे प्रारूप आप एक अन्य देखने को मिलते हैं। कुबेर नागा है, प्रभावती गुप्ता है, कुमार देवी है, दत्ता देवी है, बताइए सर जी। बोर्ड की अभिनव निगम, हाँ वेन्सवांग हर्ट्ज के समय में आया था, बिल्कुल सही है, वेन्सवांग हर्ट्ज के समय में आया था, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है अभिनव। और कलर फ्रंट साइज कुछ भी सही नहीं है, 15 का भी।
क्या विजुअल्स अच्छे नहीं आ रहे हैं या फिर विजुअल समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कुछ उस तरीके की कुछ समस्या है तो बताइए। उस गुप्त और वाकाटक रानी 15 का बी प्रभावती गुप्ता। हाँ ठीक है, 15 का बी प्रभावती गुप्ता। 16 पे आते हैं, किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? श्रीगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, कुमारगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया। तो इसका जवाब तो मेरे ख्याल से जो अग्नव तो जानते ही होंगे और लोग भी, जो इसका बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो दोस्तों इसका जवाब होगा स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख में ही जो हूण आक्रमण का वर्णन किया गया है और हूण आक्रमण के बारे में ही चर्चा की गई और स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, उसका इसमें चर्चा की गई है। 16 17 पे आते हैं। हाँ बोर्ड की सेटिंग लगभग स्वयं करता हूँ, लेकिन ये जो कलर वलर है ये सब मैं मैनेज नहीं करता हूँ। ये हमारा जो प्रिंट वो टाइपिस्ट है वही सब कलर वलर मैनेज करके भेजता है, सिर्फ चलाते हैं। लेकिन इसका बैकग्राउंड देखता हूँ, बैकग्राउंड इसका क्या कर सकते हैं मैं उसको चेंज करके बता दूँगा। हालांकि जो पिछले कुछ और व्यूवर्स से देख रहे थे तो उन्होंने भी कुछ कलर की बात की थी, लेकिन तभी मैंने चेंज किया था। उनको भी कुछ विजुअल्स की समस्या थी, लेकिन मैं इसको सोच रहा हूँ वाइट और ब्लैक में करवा दूँ ताकि विजुअल्स बहुत अच्छे रहें, उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट विजुअल्स रहते हैं। हूण सरदार मिहिर कुल को पराजित किया था? कुलगुप्त ने, बुद्धगुप्त ने, भानुगुप्त ने, नरसिंह गुप्त ने? बताइए। हूण शासक मिहिर कुल को। सत्रह का डी नरसिंह बाला देते हैं, बिल्कुल ठीक है, 17 का डी। बाद में इसको हूण शासक मिहिर कुल को पराजित करने वाला शासक कन्नौज के शासक यशो वर्मन को भी हम लोग जानते हैं। 17 पे आ जाए। 17 का डी ये कैसे था? 17 अरे यार 18 सूचियाँ दी गई हैं दोस्तों, सूचियों का सुमेलन करना है। उसमें जो शासक दिए गए हैं और उनके बाद उनकी पत्नियों का नाम दिया गया है, उसमें चर्चा की गई है। कुमारगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त प्रथम है, कुमार महादेवी कुबेर नागा, महादेवी कुमार देवी है, महादेवी अनंत देवी है। तो जैसा कि मैंने बताया जो कुमार देवी थी अभी कुछ देर पहले चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी, ठीक है। और समुद्रगुप्त को इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी की दोहित्र बोला जाता है, ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा से, नागवंश की रानी कुबेर नागा से विवाह किया था। प्रभावती गुप्ता इन्हीं की पुत्री थी। कुमार गुप्त की पत्नी महादेवी अनंत देवी थी। और इसके अलावा जो समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम हम लोग देखते हैं, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम हम लोग दत्त देवी देखते हैं। तो मिलाते हैं, ए का 3 है, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, सी का 2, ठीक है। और इसके अलावा जब हम देखते हैं जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, उनकी पत्नी का जो नाम था वो दत्त देवी था। क्या नाम था? दत्त देवी, ठीक। 18 का ये, हाँ 18 का ये बिल्कुल सही है। आ जाते हैं अरे यार इसने पूरा सिस्टम ही गड़बड़ कर दिया है। चलिए 19 पे आते हैं, ठीक। नंबर पे मत जाइए, नंबर में चेंज करता चला जाऊँगा। गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था? गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था? परमेश्वर, धर्मचक्र और परम भट्टारक और महाराजा धीराज। गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था? ठीक है, तो परमेश्वर भी और धर्म प्रवर्तक भी महाभट्टारक और महाराजा धीराज। चलिए दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे कि उन्होंने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, परमेश्वर की उपाधि धारण की, परम दैवत की उपाधि धारण की, परम भागवत की उपाधि धारण की। यहाँ तक कि जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज भी बोला जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को देवपुत्र भी बोला जाता है। और तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो धर्म प्रवर्तक है, ये धर्म प्रवर्तक की उपाधि उन्होंने धारण नहीं की थी। 19वां 20 होना चाहिए था, 19 कर रखा है। उन्नीसवां है अभिनव
19वीं का भी, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप सही जवाब दिया है, पहले गलत कर दिया था। सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेख हमको कहाँ देखने को मिलता है? ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख है और एरण अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख आप लोग सभी जानते हैं पुलिकेशिन द्वितीय से संबंधित है, और इसके जो प्रशस्ति करता थे वो रवि कीर्ति हुआ करते थे। जूनागढ़ अभिलेख जानते हैं रुद्रदमन से रिलेटेड है। नानाघाट अभिलेख आप लोग जानते हैं गौतमीपुत्र सातकांड की गौतमीपुत्र से अभिलेखित है। और एरण अभिलेख हम यहाँ पे आ जाते हैं। एरण अभिलेख हमारा गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो इसी में एरण अभिलेख एक सैनिक थे भानुगुप्त, सैनिक थे, एक सैनिक थे भानुगुप्त, और शायद ये 1510 के आसपास है। तो एरण अभिलेख 1510 के आसपास लिखा गया था, और उसी अभिलेख में ही इस प्रकार की चर्चा की गई है। भानुगुप्त नाम के एक जो सैनिक था उसकी डेथ हो गई थी, उसकी डेथ के साथ ही उसकी पत्नी सती हो गई थी। तो ये प्राचीनतम अभिलेख, लिखित अभिलेख मिलता है, ठीक है। और कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में देखने को मिलता है? नारद स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति और मनुस्मृति। चलिए इसको ऐसे देखते हैं, 20 पे आ जाइए। ये भी 20 को इससे जोड़ते नहीं तो गड़बड़ होता चला जा रहा है। कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? तो नारद स्मृति हो गया, पराशर स्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य की स्मृति हो गया, मनुस्मृति हो गया। तो दोस्तों जो कायस्थ शब्द था, कायस्थ शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले हम लोग याज्ञवल्क्य की स्मृति में देखते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में कायस्थों का सबसे पहले जिक्र आया है, परंतु एक जाति के रूप में यहाँ पे जिक्र नहीं आया है। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, उस समय एक जाति के रूप में स्थापित नहीं हुई थी, तो इसलिए जाति के रूप में स्थापित नहीं हुआ। और ज़्यादातर ये कायस्थ समाज के लोग थे, ये करणी का काम किया करते थे, यानी अकाउंट का काम किया करते थे, अकाउंटिंग ये लोग किया करते थे। तो जैसे कि, और इनकी उत्पत्ति का कारण भी आप लोग जान रहे हैं कि गुप्तों के शासनकाल में जो भूमि अनुदान की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ चुकी थी, तो उसके संरक्षण, तो भूमि के लेखा प्रलेख जो रखने के लिए एक समाज का उदय हुआ, और उस समाज का उदय जो कि कायस्थ नाम से जाना जाता था। तो उसके जो पीछे कारण थे, तो वो यही एक कारण था कि बहुत अधिक भूमि अनुदान बढ़ गया था, जिसकी वजह से लिखा पढ़त के लिए हमको एक नए वर्ग की ज़रूरत हुई। एक जो कह सकते हैं लिखा पढ़त के लिए जो एक नया वर्ग उत्पन्न होकर आया, उसी को कायस्थ कहा जाने लगा। 21 पे आते हैं, सूची 1-2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दे टूट का उपयोग कीजिए। महाभाष्य, कुमार संभव, अष्टध्यायी, अर्थशास्त्र, सामने उसके राइटर्स लिखे हुए हैं। विजुअल्स तो बिल्कुल यहाँ मोबाइल पे देख रहा हूँ, विजुअल्स तो साफ देख रहे हैं। चलिए खैर हम लोग उसको मिलाते हैं, ठीक है। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। कुमार संभव कालिदास की रचना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अष्टध्यायी पर्णी ने लिखी है। पर्णी किसके शासनकाल में थे? महापद्म नंद के ये मित्र हुआ करते थे, और उनके बहुत खास मित्र थे, उन्हीं के शासनकाल में अष्टध्यायी ने पर्णी लिखी थी। पर्णी किससे संबंधित है? व्याकरण से। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। मिला लेते हैं, 1 का 4 हो गया, A का 4, B का 1, C का 2 और D का 3, 22। देखिए आप जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, या फिर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको पसंद आ रहा है, या फिर अगर आपको इसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेवल अच्छा लग रहा है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आप लोगों के साथ प्रिपरेशन में जो LT, TGT, PGT और GIC लेक्चर वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, इनफैक्ट ये GDC में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काफ़ी काम आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत हल्के क्वेश्चन नहीं है, बहुत चूँकि जिस तरीके क्वेश्चन GIC लेक्चरर में और जो दूसरे उस स्टैंडर्ड के पेपर है माध्यमिक में, जो या फिर LT, TGT, PGT में आते हैं, उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो बाद में है, कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैं इसमें ऐड करूंगा जो खुद के बनाए हुए क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये ज़्यादातर क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन बनाए भी, हल्के फुल्के क्वेश्चन बनाए भी हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, अलग अलग डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया है। चलिए दोस्तों अगले पे आ जाते हैं। 22 पे गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए। तो दोस्तों इसका
हाँ, गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को कहा जाता था। चलिए सबसे समाहर्ता, समाहर्ता की चर्चा कर लेते हैं। समाहर्ता कौन से हुआ करते थे? कर संग्राहक हुआ करते थे। सोल्लिक क्या हुआ करते थे? चुंगी, जो चुंगी होती थी, चुंगी का जो क्या बोलते हैं उसको, चुंगी जो वसूलते थे, ठीक है, जो लोग चुंगी वसूलते थे, जो अधिकारी चुंगी वसूलता था उसको सोल्लिक बोला जाता था। और कर्णिक क्या हुआ करता था? कर्णिक अभिलेखों को सुरक्षित रखता था, कर्णिक अभिलेखों को सुरक्षित रखता था। और जो विभाग अभिलेखों को सुरक्षित रखता था उसका जो अध्यक्ष हुआ करता था उसको ध्रुवाधिकरण, सॉरी, महापक्ष पटालिक भी बोला जाता था, उसको महापक्ष पटालिक भी बोला जाता था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कर्णिक 22 का ए सही होगा। महाअक्ष पटालिक 23। गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय राज्यपालों के लिए प्रयुक्त होने वाला पदनाम निम्नलिखित में से कौन सा? प्रांतीय राज्यपाल, ठीक है, विषयपति, कुमारामात्य, आयुक्तक और उपारिक। गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय राज्यपालों के लिए प्रयुक्त होने वाला पदनाम निम्नलिखित में से कौन सा था? विषयपति, विषयपति वो होते जो जिले के अधिकारी हुआ करते थे, जिलाधीश हुआ करते थे, विषयपति उनको बोला जाता था। कुमारामात्य क्या होता था? कुमारामात्य एक तरीके से ये भी प्रांतपति हुआ करते थे और इनकी नियुक्ति भी प्रांतों में ही हुआ करती थी, लेकिन ज़्यादातर राजकुमार या राजपुत्रों को ही इसमें नियुक्त किया जाता था, इसलिए उनको कुमारामात्य बोला जाता था। और उपारिक थे, जो उपारिक थे वो प्रांतीय राज्यपाल हुआ करते थे। इसके अलावा उपारिक के अलावा गुप्ता भी बोला जाता था। गुप्ता जो मतलब जैसे गुप्ता ऐसे प्रशासकों को बोला जाता था जो सीमांत प्रदेश के सीमांत प्रदेशों के जो शासक हुआ करते थे, जैसे उत्तरी बंगाल, जिसको लोग पुण्यवर्धन के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पे जो गोप थे वो उनका नाम चारुदत्त था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं गुजरात में गिरनार, गुजरात में देखते हैं, गुजरात में हमें कौन देखने को मिलते हैं? प्रणदत्त गुप्ता मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाते हैं 24 में। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, पराक्रमांक, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और कुमारगुप्त। ठीक, सामने आपके पास ऑप्शन है, जैसे मैंने कुछ समय पहले बताया था, इसका जवाब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होगा। किस उपलक्ष्य में जारी किए थे इन्होंने चांदी के रुपए? किस उपलक्ष्य में जारी किए थे दोस्तों? जो शक शासक था, शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराने के बाद और उसकी हत्या करने के बाद इन्होंने ये उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक, और इसके अलावा अब आ जाते हैं 25 पे। 25 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में मिलाइए। ठीक है, सातवाहन, मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। ठीक, चलिए मिलते हैं। सबसे पहले मौर्य वंश हुए थे, ठीक, बी, फिर उसके बाद सातवाहन हुए थे, ठीक, फिर उसके बाद कुषाण हुए थे, फिर उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी के लोग हुए, तो 20, ठीक, बी ए सी डी 25 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में भूमि माप की इकाई थी? कर्स हो गया, विषमपंख हो गया, द्वारक हो गया, और द्वारक इसके साथ द्रम होना चाहिए, निवर्तन हो गया। जो भूमि माप की गुप्त काल में जो भूमि माप की इकाई थी उसको क्या बोलते थे? भूमि माप की जो इकाई थी उसको क्या बोलते थे? निवर्तन बोला जाता था दोस्तों। इसका 26 का आंसर डी होगा। 27 पे आते हैं। 27 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम पर लागू होता है? गीत काव्य है, राजनीतिक नाटक है, वैज्ञानिक कथा साहित्य है और मिथकीय विवरण है। जैसे विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नामक एक महाकाव्य काव्य लिखा था, उसी काव्य में इस बात की चर्चा की गई है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा जो शक शासक था उसको पराजित करने की जो पूरी एक कहानी या पूरा एक विवरण दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक भाई थे जिनको रामगुप्त के नाम से जाना जाता था। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी थी। तो शाकाहारी राजा यानी कि शक शासक ने रामगुप्त को धोखे से पराजित कर दिया, धोखे से उसकी हत्या कर दी और ध्रुव देवी को बंदी बना लिया। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसी अपने कुल की अभिरक्षा के लिए इस जो शक शासक था उसके साथ युद्ध किया और उसको डिफीट उसको मतलब पराजित किया। ठीक,
तो उसी उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम का जो वो है एक तरीके से राजनीतिक है। कैसा है? राजनीतिक है। जो उसका विषय है वो एक राजनीतिक विषय है। ठीक है, विशाख दत्त की। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक एक वो भी एक ग्रंथ लिखा है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। 28 का कहता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? त्रिकूट मंदिर, एकायतायन मंदिर और पंचायन मंदिर। देवगढ़ झांसी दशावतार मंदिर, ठीक, विष्णु मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है विष्णु मंदिर। और इस मंदिर में जो गुप्तों की जो परिकल्पना थी मंदिर निर्माण की प्रारंभिक स्तर पर वो नज़र आती है। तो हम लोग इसको देवगढ़ दशावतार मंदिर बहुत गुप्ता डायनेस्टी के समय का बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर था। और कह सकते हैं कि जो गुप्तों की जो उस समय की जो संकल्पना थी निर्माण की, मंदिर निर्माणों की, डेवलप हो चुकी थी। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? दोस्तों देवगढ़ का दशावतार पंचायन प्रकार का है। पंचायन का मतलब होता था मुख्य देवता के अतिरिक्त, वो पंचायन पद्धति ये होती थी मुख्य देवता के अतिरिक्त उसके आसपास कुछ और देवताओं की स्थापना करना, उसको पंचायन प्रकार कहा जाता है। आ जाते हैं 29, अरे यार वही है क्या, 30 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम का समकालीन था? मत्त विलास प्रहसन, दोस्तों ये मत्त विलास प्रहसन एक जो महेंद्र वर्मन थे, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन थे, उसने इनकी रचना की थी। और उन्होंने ही उसमें जो बौद्धिस्ट मोंक हुआ करते थे और जो कपालिक मोंक हुआ करते थे उनकी इसमें परिहास उड़ाया गया है। और इनके जो पहले जो महेंद्र वर्मन प्रथम थे जो एक शैव मतावलंबी थे, अपार के संपर्क में आके उन्होंने शैव धर्म को अपनाया था महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ठीक, चलिए आगे। पुष्यमित्र शुंग हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, समुद्रगुप्त हो गया और हर्षवर्धन हो गया। बताइए किसके समकालीन, कौन मत्त विलास प्रहसन नाटक के महेंद्र वर्मन प्रथम के समकालीन थे? तो दोस्तों इसका जवाब होगा हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन इसके समकालीन थे 6th सेंचुरी के आसपास, और महेंद्र वर्मन प्रथम भी 6th सेंचुरी के आसपास थे। अभिनव, बच्चे कुछ गड़बड़ हो रहे हैं, आ नहीं रहे, बड़ा कंप्लेन हो रही है कलर को लेके, कलर चेंज करना पड़ेगा इसका। सुमेलन आ गया। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है, मध्यकालीन मंदिर हो गया और उनकी अवस्थापना हो गई। तो सामने कुछ मंदिर दिए गए, चतुर्भुज मंदिर हो गया, माला देवी मंदिर हो गया, रतेश्वर मंदिर हो गया, अम्बा माता मंदिर हो गया। इनका सुमेलन करना है। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर आप लोग जानते हैं खजुराहो से संबंधित है। ठीक, और इसके अलावा ऐरावतेश्वर मंदिर द्वार समुद्र से संबंधित है। ठीक, ऐरावतेश्वर मंदिर किससे संबंधित है? द्वार समुद्र से। 1-2 सिक्का 4 1-2। माला देवी मंदिर, अम्बा माता मंदिर, माला देवी मंदिर दोस्तों ये गयासपुर से संबंधित है, और अम्बा माता मंदिर जगत। ठीक, 31 का है कौन सा? 1-2 C 4 1-2 C 4 B 1 1-2 C 4 B 1। भाई साहब ने सब गड़बड़ी कर रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोस्तों ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ये मिलाप उन्होंने हमारे जो क्या बताया यार, पता नहीं क्या सही समय पर दे दिया जाता, उसके बावजूद भी गड़बड़ करता है। मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित किया था? उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित किया था? और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मथुरा स्तंभ लेख है, या फिर कह सकते हैं जो मथुरा का जो क्षेत्र है वो पशुपात संप्रदाय का एक प्रमुख गढ़ माना जाता था। और पशुपात संप्रदाय के, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उसकी जो स्थापना की थी लकुलिश या
लकुश नाम के एक व्यक्ति ने की थी। और पशुपति संप्रदाय जो शैव संप्रदाय में सबसे प्राचीन संप्रदाय है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे जो कनिष्ठ शासक था हुविस के सिक्कों पे पशुपति संप्रदाय की एक पशुपति संप्रदाय से संबंधित एक मोहर मिली, यानी कि सबसे प्राचीन अंकन हम देखते हैं हुविस के सिक्कों पे देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जो मथुरा स्तंभ लेकर सा उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों की स्थापना की थी। उन शिवलिंगों के नाम क्या थे, घटेश्वर, कदम्बेश्वर, नागेश्वर, नागनाथ, थर्ड है कपिलेश्वर, उपमितेश्वर और नजुंडेश्वर एवं श्री श्लेश्वर। दोस्तों इसका जो जवाब होगा कपिलेश्वर एवं उपमतीश्वर। कहाँ पे स्थापना की थी, मथुरा में। कहाँ पे स्थापना की थी, मथुरा में। देखिए जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और मटेरियल आपको अगर अच्छा लग रहा है, तो आप लोग हमको ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग हमसे कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके, टेलीग्राम पे जुड़ के, और यूट्यूब पे जाके आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसमें जो 35 और इसके अलावा हमारा एक ऐप भी है। आप लोग उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको उपलब्ध होती रहे, आपको मैसेजेस प्रॉपर मिलते रहें। तो आप लोग हमसे इस तरीके से भी जो डिफरेंट मोड है, उस डिफरेंट मोड से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमसे जुड़ेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप लोग उसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की। स्पेशली ये जो प्रिपरेशन है, जो LT, TGT, PGT और GIC लेक्चर इतिहास से जो लोग जुड़े हुए हैं, या फिर इतिहास एक पोर्शन के रूप में आ रहा है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। तो आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए 35 पे आते हैं। उड़ीसा के मंदिर, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये बहुत उत्साहवर्धक हम लोगों के लिए भी होगा। और हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो देने की कोशिश करना है, अपना 100% देने की कोशिश करना है। हो सकता है कुछ कमियाँ हो, तो अगर आप लोग उसको कमेंट करेंगे, आप उसमें कमियाँ बताएंगे, तो उन कमियों को भी सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 35 पे आते हैं। उड़ीसा के मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर के पूजा गृह में प्रवेश ऐसे तोरण से होकर है जो अभी तक भुवनेश्वर के मंदिरों में ज्ञात अकेला तोरण है। ओके, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के जगमोहन में 2 वेदिकामय गवाक्ष हैं, जो कि उड़ीसा के अनन्य विशेषता है। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है, जैसे यानी कि दोनों सही है। जैसे भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है, भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है, जैसे कि कैसे कह सकते हैं, जो उसकी जो संरचना, उसकी संरचना में जैसे विमान हुआ करते हैं। विमान सबसे बड़ी संरचना थी लिंगराज मंदिर की। विमान जो मुख्य बिल्डिंग की जो हिस्सा हुआ करता था, सबसे ऊंचाई पे जो था, जो सबसे ऊंचा हुआ करता था, उसी को विमान बोलते थे। और इसकी लिंगराज मंदिर के जो विमान की हाइट है 180 फीट 55 मीटर के आसपास पड़ती है। और लगभग मेरे ख्याल से ये 150 मीटर वर्ग एरिया में ये पूरा मंदिर लगभग फैला हुआ है। इसके अलावा जो जगमोहन थे, जगमोहन जो विमान से जो बिल्कुल नीचे कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, जिसको सभा कक्ष भी बोला करते थे हम लोग, उसको जगमोहन बोलते हैं। और उनकी संकल्पना जैसे कैसे बताऊँ उसको, जैसे मान लीजिए ये विमान है और उसके बिल्कुल सटा हुआ, उसके बिल्कुल नीचे इस तरीके से जगमोहन हुआ करते थे। जगमोहन, जिनको हम लोग सभा कक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, जगमोहन थे, उसको हम लोग सभा कक्ष भी बोलते हैं। इसके अलावा नट मंदिर, उसके बाद जो भाग हुआ करते थे नट मंदिर, जहाँ पे नृत्य और उत्सव हुआ करते थे। फिर उसके बाद भोग मंदिर हुआ करते थे, भोग में जहाँ पे देवताओं को भोग लगाया जाता था। चलिए, तो इसका जवाब दोनों होगा, 1 और 2। चीज़ें ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लेते हैं जगमोहन क्या होता है, जगमोहन मंदिर का कौन सा हिस्सा होता था। तो जगमोहन क्या बोलते हैं, सभा कक्ष। क्या बोलते हैं, सभा कक्ष। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जब विमान की बात आ जाती है, तो विमान मतलब सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, पीछे का हिस्सा जहाँ पे गर्भगृह स्थापित किया जाता था, उसी विमान में। आ जाते हैं 36 पे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का सदाचारी गणिका बसंत सेना के प्रति प्रेम को दर्शाता है? ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाटक था। और ऑप्शन आपके सामने है, मालती माधव हो गया, मृच्छकटिकम हो गया, प्रियदर्शिका हो गया और रत्नावली हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है, बहुत। और ये नाटक ऐसा पहला नाटक था जो गुप्ता डायनेस्टी से पहले जो लिखे गए थे, उसके बाद जो लिखे गए हैं। और इनफैक्ट ये मैं बता रहा हूँ, ये पहला ऐसा नाटक था जो सामान्य जनों की बात करता था, जिन्होंने राजसी व्यवस्थाओं से हटकर, यानी कि राजसी परिवारों से हटकर एक सामान्य जन की बातों को अपने ग्रंथ में उकेरा था। यानी कि ये एक ऐसा नाटक था जो एक कॉमन मैन की बात करता था। सामाजिक स्थिति एक सामान्य व्यक्ति की कैसी हुआ करती थी, कैसे जीवन जीते थे, उस बारे में बात कर रहा है। यानी कि ये राजसी नाटक नहीं करता था। दोस्तों, इसका जवाब कौन सा होगा? मृच्छकटिकम, जिसकी रचना किसने की थी? शूद्रक ने। किसने की थी? शूद्रक ने। आ जाते हैं 37 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अजंता चित्रकला के संबंध में सही नहीं है? यह चित्र गुहा भित्तियों पर बिना कोई पूर्व उपचार किए बनाए गए हैं। ओके, दृश्यों को अलग अलग विन्यास में नहीं विभाजित किया गया है। यह चित्र अधिकार जातक कथाओं को दर्शाते हैं अधिकतर। ठीक है, इन चित्रों में कहीं कहीं गैर भारतीय मूल के मानव चरित्र दर्शाए गए हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो अजंता की गुफाएं हैं, बहुत फेमस गुफाएं हैं। गुप्ता डायनेस्टी में इनका निर्माण किया गया है, वाकाटक समय में भी इनका निर्माण किया गया है। तो उसी की अगर हम चर्चा करेंगे तो जैसे कि इसमें लगभग अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थापित हैं। यही बता दूं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थापित है। और ये जो गुफाएं हैं बौद्ध गुफाओं से संबंधित, जो बौद्ध धर्म से गुफाएं हैं, जो बौद्ध धर्म से पूर्ण सारी गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। इसके अलावा कुछ इसमें 29 गुफाएँ थी जो अभी तक विनष्ट हो चुकी हैं। अब इसमें मेरे ख्याल से 1 से 2 गुफाएँ और 9 से 10 गुफा और 4 से 6 गुफा, लगभग 6 गुफाएँ सुरक्षित अवस्था में हैं, जिसमें 16-17 गुफाएं जो है ना गुप्ता डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखती हैं कि उनके शासनकाल में बनी थी। तो इसमें जो मुख्य चीज़ है, जो चित्र गुफा था, जिसमें देखा बिना कोई उपचार के, नहीं उससे पहले जब चित्र बनाए जाते थे तो उस पर एक प्रकार का लेप लगाया जाता था। घिस के लेप 2 तरीके से बनाए जाते थे। घिस के लेप लगाया जाता था और एक बिना लेप के भी बिना उपचार के भी किया जाता था। यानी कि बिना उपचार होता था, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का उपचार होता था। उपचार के 2 तरीके, पेंटिंग के या चित्रों के 2 तरीके से उनको बनाया जाता था, जिसमें 2 अलग अलग प्रकार के लेपों का इस्तेमाल किया जाता था। वो जब जब अजंता से स्पेशल कुछ और क्वेश्चन आएगा, जब नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो मैं वो भी बता दूंगा कि किस प्रकार के जो प्रोडक्ट का उसमें यूज़ किया जाता था। ठीक है, और 37 का ए, और इसमें ये भी बता दूं, अजंता से जुड़ा हुआ अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें से किस गुफा को एक मिनट क्वेश्चन क्या था? हाँ ठीक है, किस गुफा को चित्रशाला बोला जाता है? ये सवाल मेरा आपसे है कि किस गुफा को चित्रशाला बोला जाता है। अगर आपके पास जवाब हो तो जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित अभिलेखों का सही कालानुक्रम बताना है। मेहरौली स्तंभ लेख हो गया, अक्षर स्तंभ लेख हो गया, इलाहाबाद स्तंभ लेख हो गया, ऐहोल अभिलेख हो गया। बताइए। तो दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त, ठीक। किसने लिखा था? हरिशेर ने। ठीक, जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। मेहरौली मैंने बताया कुमार गुप्त से संबंधित है। ठीक, मेहरौली कुमार गुप्त से संबंधित नहीं, कहाँ गया ये सर? ठीक, ऐहोल अभिलेख पुलिकेशन, क्या हो रहा है यार? ये जो ऐहोल अभिलेख है रविकीर्ति द्वारा लिखा गया था, और किसके समय में लिखा गया था? पुलिकेशिन द्वितीय के शासनकाल में, जो कि चालू के शासक हुआ करते थे, उनके शासनकाल में लिखा गया था। तो मिला लेते हैं
38 का इलाहाबाद समुद्र के फरिसेण कण, उसके बाद लिखा गया था ऐहोल कीर्ति। तो 3 के बाद 2 है, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ठीक है। और ये अपसट जो अभिलेख थे जो उत्तरवर्ती जो गुप्त शासक थे आदित्य सेन से रिलेटेड है। किससे? आदित्य सेन से। इतने इतिहास क्या है ना, टोटली फैक्ट्स से रिलेटेड है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट है कि यार ये छोड़ दो, ये नहीं पढ़ेंगे, ये आएगा ही नहीं, ठीक। क्योंकि सारी घटनाएं, सारे क्रम एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तो कुछ भी हम लोग छोड़ नहीं सकते। और इतने सारे फैक्ट्स को एक जगह पे याद रखना, उसको दिमाग में पूरे एक फैक्ट्स को बताए रखना बड़ा सा मुश्किल सा काम है। खैर, मेहरौली स्तंभ लेख नहीं, इसका 2 नहीं होगा, बी नहीं होगा दोस्तों, इसका होगा ठीक ये 3 1 4 2, 3 1 3 1 4 2 बन गया। 3 सबसे पहले इलाहाबाद था, इलाहाबाद आदित्य सेन, ठीक है। मेहरौली चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है वो लवली, ये बी ही सही है इसका, ठीक। चलिए 39 पे आते हैं। 39 पे आते हैं। दामोदर ताम्र पत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है, किसके शासनकाल से संबंधित है? दामोदर पत्र ताम्र लेख किसके स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है, किसके शासनकाल से संबंधित है? रामगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। जैसे कि रामगुप्त मैंने चर्चा किया है, जो देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त द्वारा लिखा हुआ देवी चंद्रगुप्तम है, उसमें रामगुप्त की चर्चा की गई है और एक एविडेंस के रूप में उसकी चर्चा की गई, साहित्य के रूप में। नहीं तो रामगुप्त को माना ही नहीं जाता था एक शासक के तौर पे, यानी कि खोज के तौर पे देखा जाए तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले रामगुप्त शासक हुआ था। उसमें चर्चा किसमें की गई थी? देवी चंद्रगुप्तम में। और दामोदर पत्र ताम्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है, किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। फोर्टी पे आते हैं। नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, उसको सुमेलित करना है। सुमेल 1 और सूची 1 सूची 2 को हमको मिलाना है। तो सूची 1 में कुछ रचनाएं दी गई हैं और उस रचनाओं के सामने उनको जो राइटर्स हैं वो राइटर्स की बारे में चर्चा की गई है। तो मिला लेते हैं। मृच्छकटिकम अभी मैंने बताया शूद्रक द्वारा लिखा गया है। ऋतुसंहार किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास द्वारा। और किरात अर्जुनीय किसके द्वारा लिखा गया? भरावी द्वारा। और शिशुपाल वध किसके द्वारा लिखा गया? मार्ग के द्वारा। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ठीक। इसका जवाब होगा ये, बिल्कुल सही जवाब होगा इसका ये। 41 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्तर पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दिखाया गया है? निम्न में से किसी एक स्तर पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया। ऑप्शन आपके सामने उदयगिरी दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है? उदयगिरी आपके सामने, एलोरा गुफा औरंगाबाद और हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर, एलिफेंटा गुफा मुंबई। बताइए किस स्तर पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दिखाया गया है? तो ये दोस्तों उदयगिरी है। कहाँ है? उदयगिरी। और ये किसके शासनकाल का संबंधित है? किसके शासनकाल से संबंधित है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी गुप्ता डायनेस्टी के शासनकाल से संबंधित है। और इस उदयगिरी गुफा में विष्णु के वराह अवतार की स्थापना इनके एक सामंत हुआ करते थे, उन्होंने इसकी रचना की थी, ठीक। 42 पे आते हैं। गुप्त काल के संस्कृत नाटकों में से एक विशेष लक्षण यह है कि ऊंचे सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र प्राकृत बोलते। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, प्राकृतिक सामाजिक स्तर की भाषा था, सामान्य लोगों की भाषा थी, संस्कृत इलीट लोगों की भाषा थी।
बी पे आते हैं, एक भाषा के रूप में प्राकृत संस्कृत के शास्त्रीय रूप की तुलना में तत्कालिक बोलचाल की भाषा थी। ठीक, तो ये दोनों सही है दोस्तों, और दोनों क्या कह रहे हैं, ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही स्पष्टीकरण देता है, क्योंकि सामने क्या कह रहा है, भाषा के रूप में प्राकृत संस्कृत के शास्त्रीय रूप की तुलना में तात्कालिक बोलचाल की भाषा थी। यानी कि मैंने बताया कि प्राकृत जो भाषा थी सामान्य बोलचाल की भाषा थी, और संस्कृत एक प्रकार से देखते हैं कि जो साहित्य की भाषा थी या फिर इलीट परिवार के लोग ही बोला करते थे, स्पेशली ब्राह्मण ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते थे, और चूँकि उनकी लेखन कला भी संस्कृत भाषा से ही रिलेटेड थी, तो वो लोग इसको बहुत प्रयोग करते थे। और उस समय के जितने भी जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, वो सभी संस्कृत भाषाओं में लिखे गए हैं। ये सभी आप लोग जानते हैं, जैसे कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं, सारी की सारी रचनाएं संस्कृत भाषा से संबंधित हैं। 43 क्या कहता है, किस अभिलेख में कालिदास एवं भरावी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसको हम लोग हरिसेन ने लिखा था, काकू वर्मा का तालगुंडा स्तंभ लेख, ठीक, पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख, और रुद्रदमन का गिरनार प्रशस्ति। ठीक, बताइए 43 का किस अभिलेख में कालिदास एवं भरावी दोनों की चर्चा की गई थी? दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो ऐहोल अभिलेख था, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो उसी में इस बात की चर्चा की गई। तो इसके जो राइटर थे, प्रशास्त्री, जिन्होंने लिखा था रवि कीर्ति, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी जो तुलना थी, अपनी तुलना किससे की है? कालिदास और भरावी से अपनी उन्होंने तुलना की है। तो इसलिए इन दोनों व्यक्तियों के नाम, इन दोनों साहित्यकारों के नाम उसमें मिलते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? ये है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 44 पे। 44 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल से पहले निर्मित स्वतंत्र भवन वाले हिंदू स्मृति मंदिरों के कोई पुरावशेष नहीं मिलते। स्वतंत्र भवन वाले हिंदू स्मृति मंदिरों को पुरावशेष नहीं मिलते। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी में पहले हिंदू मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ था, और इसमें जैसे लक्ष्मणपुर का शिव मंदिर हो गया, और नासना कुठारा का मंदिर हो गया, और एक दो मंदिर और हैं, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। तो सेकंड पे आते हैं। सभी एलोरा गुफाएं हिंदू देवी देवताओं से संबंधित हैं। सभी एलोरा गुफाएं हिंदू देवी देवताओं से संबंधित हैं। बताइए कौन सा सही होगा? थर्ड क्या कह रहा है? तंजौर का विशाल शिव मंदिर महान राजा द्वारा बनवाया गया था। तो पहला बिल्कुल सही है। और सभी एलोरा गुप्त जो मंदिर हैं वो किससे संबंधित है? जैसे कि सभी एलोरा मंदिर बौद्धों से संबंधित हैं, हिंदुओं से संबंधित हैं, ठीक। और इसके अलावा शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित, संप्रदायों से संबंधित है। तो इसका सेकंड तो बिल्कुल गलत है। थर्ड पे आ जाता है तंजौर का विशाल शिव मंदिर महान, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, जिसको हम लोग बृहदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बृहदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, या राजराज मंदिर भी उसके बोला जाता है, जो चोल के महानतम शासक राजाराज प्रथम द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसको हम लोग राजाराज को हम लोग अरमोली वर्मन के नाम से भी जानते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? 1 3 1 2 1 2 3, केवल 3, यानी कि 1 और 3, पहला आंसर इसका सही होगा। 45 पे आते हैं। 45 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है? ठीक है, कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है? सांची का स्तूप है, भारूच का स्तूप है, पिपरहवा का स्तूप है, और अमरावती का स्तूप है। बताइए दोस्तों। प्राचीन भरूच स्तूप, जैसे भरूच स्तूप अशोक के शासनकाल का है, सांची स्तूप अशोक के शासनकाल का है, अमरावती जो इक्ष्वाकु राजवंश था, इक्ष्वाकु के शासनकाल से संबंधित है, या फिर सातवाहनों या इक्ष्वाकु के शासनकाल से संबंधित है, सातवाहनों के शासनकाल से संबंधित है अमरावती। और पिपरहवा सबसे प्राचीन है, यानी कि पिपरहवा सबसे प्राचीन है। पिपरहवा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। 45। और इसके अलावा और भारूच स्तूप और सांची का स्तूप दोनों एमपी में स्थित है। अमरावती मैंने बताया कि अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमरावती कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है, हैदराबाद से कुछ किलोमीटर की डिस्टेंसेस पे है। और अमरावती एक ऐसा स्तूप था जिसमें
संगमरमर से इसका निर्माण किया गया है। एकमात्र स्तूप है जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है। 46 स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन सा था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र यहाँ पे बात हो रही है गुजरात क्षेत्र की। तुफास हो गया, पाणदत्त हो गया, विशाखदत्त हो गया और हरिशेन हो गया। बताइए। जैसे तुफास जो था अशोक के शासनकाल का, वहाँ अशोक के शासनकाल में था, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में शासनकाल के दूसरे थे, और सुविशाख रुद्रदमन के शासनकाल में थे, और स्कंदगुप्त के शासनकाल में कौन थे? बाणदत्त। हरिशेन क्या थे? समुद्रगुप्त के शासनकाल में ये उनके महासंधि विग्रह हुआ करते थे। तो इसका जवाब क्या होगा? पाणदत्त। अगर पाणदत्त की जगह आपको चक्रपालित भी मिलता है ना, कहीं कहीं चक्रपालित, ठीक, तो ये भी सही होगा। ये पाणदत्त के पुत्र थे चक्रपालित, ठीक है, ये पाणदत्त के पुत्र थे चक्रपालित, और इन्होंने इसका पूरा निर्माण करवाया था पाणदत्त की देखरेख में। 47 पे आ जाते हैं। 47 यहाँ पे दोस्तों कुछ अभिलेख दिए गए हैं। ऐहोल अभिलेख है, जूनागढ़ शिलालेख है, नासिक गुहा लेख है, भित्री स्तंभ लेख है, सामने दिया गया है ऊषभ दत्ता, पुलिकेशिन दीप्ति, स्कंदगुप्त और रुद्रदमन। बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी कमजोर क्वेश्चन नहीं है, कोई भी अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बहुत से क्वेश्चन हो सकता है कि मे बी रिपीट हो जाए या पूछे जा सकते हैं। तो ऐहोल प्रस्तर अभिलेख मैंने बताया पुलिकेशिन दीप्ति से, लेखक है रवि कीर्ति। जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है? रुद्रदमन प्रथम से, कहीं कहीं इसको गिरनार शिलालेख भी बोला जाता है। और नासिक गुहा लेख, भित्री स्तंभ लेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। नासिक गुहा लेख किससे संबंधित है? ऊषभ दत्ता से, ऊषभ दत्त से, ठीक। तो मिलाप कर लेते हैं, ए का 2 है, मिलाप कर लेते हैं दोस्तों। ए का 2 है, बी का 4 है, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, और सी का 1 और डी का 3। तो ये आंसर डी बिल्कुल सही होगा 47 का। 48 अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है। अजंता में जो प्राचीनतम चित्र है किस काल का बना हुआ है? जो दोस्तों मैंने बताया कि अजंता के जो 29 गुफा हैं अजंता की कुल 29 गुफाएं हैं, जिन गुफाओं में अभी 6 गुफाएं एक स्वतंत्र अवस्था में या फिर जो कह सकते हैं सुरक्षित अवस्था में मौजूद है, और उसमें से गुफा नंबर 9 से 10 है। गुफा नंबर 9-10 है, वो गुफा नंबर 9-10 है क्या है? वो सबसे प्राचीनतम है, प्रथम शताब्दी। गुफा नंबर 9-10 दिया हुआ है क्या? अच्छा, गुफा नंबर नहीं दिया गया है। जो गुफा नंबर 9-10 है वो प्राचीनतम है, जो गुफा नंबर 9-10 है। तो हम लोग क्या देखते हैं? अजंता। ठीक, 29 गुफाएं हैं। 29 गुफाएं कहाँ पड़ती हैं? औरंगाबाद में। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ठीक। और इसमें जो गुफाएं हैं 1 से 2 और 9 से 10 और 16-17, ठीक। इसमें से ये गुप्त काल से संबंधित है, ठीक। गुफा नंबर 17 को चित्रशाला बोला जाता है। क्या? चित्रशाला। गुफा नंबर 16 में क्या दिया गया है? मरणसन, सबसे फेमस मरणसन राजकुमारी। मरणसन राजकुमारी का चित्र दिया गया है, ठीक। और जो 9 से 10 हैं, 9 से 10 प्राचीनतम गुफा है। प्राचीनतम गुफा कब है? पहली शताब्दी ईसा पूर्व। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। पहली शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक। और ये मैंने बताया कि 16-17 गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है। और जो आखिरी 1-2 गुफाएं हैं वो सबसे
जो एक दो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है? 7वीं सेंचुरी से, 7वीं शताब्दी। ठीक, तो ये जो मोटा मोटा मैंने बता दिया, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पिकअप होते हैं। क्या है? अजंता 29 गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र औरंगाबाद। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, औरंगाबाद का नाम अब संभाजी नगर कर दिया गया है, तो कंफ्यूज मत होइए अगर औरंगाबाद की जगह संभाजी नगर बोल दिया जाए। ठीक, लिख देता हूं संभाजी नगर। परिवर्तित नाम। ठीक, अभी हाल में चेंज किया गया जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। दीप्ति 4x। ठीक, 48 का ये दीप्ति जी कह रही है 48 का पहली शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, दीप्ति बिल्कुल सही है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है। 9 से 16 नहीं 10 लिखा है भाई। चलिए बताते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, और जो अजंता के चित्रकला है ज़्यादातर जो बौद्ध जातक कथा है उससे संबंधित हैं। चलिए 49 पे आ जाते हैं। सूचियाँ दी गई हैं जिसमें प्राचीनतम नगरों के नाम दिए गए हैं। जो प्राचीन नगर उनके नाम दिए गए हैं, आधुनिक राज्य हैं उनके नाम दिए गए हैं। मतलब पहले क्या बोला जाता था, अब क्या बोला जाता है। अजय मेरू है, ठीक, भृगुकच्छ है, प्रागज्योतिष है, शिशुपालगढ़ है। सामने आसाम है, गुजरात है, उड़ीसा है, राजस्थान है। जैसे आ जाते हैं सीधे काम की बात करते हैं। तो प्रागज्योतिष क्या है? प्रागज्योतिष असम। ठीक, इसको कई जगह कामरूप भी बोला जाता है, कामरूप। ठीक, और भृगुकच्छ किसे है? गुजरात। इसे कई जगह क्या बोला जाता है? भड़ौच भी बोला जाता है। चलिए ठीक है, और शिशुपालगढ़ कहाँ है? उड़ीसा। शिशुपालगढ़ कहाँ है? उड़ीसा। और अजय मेरू राजस्थान। चलिए मिला लेते हैं। सी का 1 है, सॉरी ए का 4 है, बी का 2 है, सी का 1 है और डी का 3 है। तो हमारे सामने ऑप्शन है बिल्कुल डी, 4 2 1 3। 4 2 1 3। हाँ ठीक है, 4 2 1 3 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 50वें क्वेश्चन पे आते हैं। किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मशरक़ दुर्ग का विस्तृत। चलिए बताइए सामने। कर्टियस है, प्लिनी है, एलियन है, मेगास्थनीज है। यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के समय मशरक़ दुर्ग था उसकी चर्चा अपने लेख में की है। सामने 4 ऑप्शन है। कर्टियस है, प्लिनी है, एलियन है, मेगास्थनीज है। दीप्ति जी बताइए किसने जवाब, किसने कहा था ये? डी, मेगास्थनीज। देखिए मैं फिर से दोहरा देता हूँ। देखिए आप लोगों को अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को L1 क्लासेस करके चैनल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग यूट्यूब पे भी हैं, टेलीग्राम पे भी हैं, और इसके अलावा जो व्हाट्सएप पे भी हैं। व्हाट्सएप पे अगर आपको किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉल करके हमसे आप व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दीप्ति P4X। चलिए दीप्ति जी इसका जवाब है कर्टियस, मेगास्थनीज नहीं है। इसका जवाब डी नहीं है। ठीक है, इसका जवाब कर्टियस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार नहीं पूछा गया, कई वर्षों में एक बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फंसाने के लिए। और मशरक़ दुर्ग पता नहीं आपको उसकी कहानी पता है नहीं। तो मशरक़ दुर्ग था जो सिकंदर के काल में, मशरक़ दुर्ग पे सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था तो वहाँ के जो सेना थी, तो उन्होंने सेना ने सिकंदर का जो सेना का बहुत वीरतापूर्ण सामना किया था। और उस सामना करने के दौरान सिकंदर की चूँकि सेना बहुत बड़ी थी और बहुत वेल प्रशिक्षित थी, और इनकी सेना के मुकाबले
उनका बहुत अधिक आधार नहीं था, तो युद्ध बहुत अधिक देर तक नहीं चला। तो सारे जो पुरुष वर्ग थे, सारे पुरुष वर्ग युद्ध क्षेत्र में ही मारे गए। तो जब युद्ध क्षेत्र में सारे पुरुष वर्ग मारे गए तो सिकंदर ने सोच लिया कि अरे विजय प्राप्त हो गई, अब तो विजय मिल गई, अब क्या कर सकते हैं, अब पूरे दुर्ग पे अधिकार कर लिया जाए। लेकिन दूसरे ही पर ये होता है कि जो मशक राज्य की जो महिलाएं थीं, ठीक है, जो मशक राज्य की महिलाएं थीं, उन्होंने जो एक सैनिक पोशाक को धारण किया, अस्त्र शस्त्र धारण किए और युद्ध क्षेत्र में उतर गई। और काफ़ी देर तक उन्होंने जो यूनानी सेना थी, जो सिकंदर की सेना थी, काफ़ी देर तक उन्होंने उनको उलझाए रखा और काफ़ी मारकाट भी मचाई कि फाइनली लेके सिकंदर ने उनकी सिकंदर की सारी स्त्रियों को भी मार डाला। इनफैक्ट सारी स्त्रियों को अगर आज की तारीख में कहा जाए, वुमेन एम्पावरमेंट उस समय उस राज्य की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हालांकि इसके बारे में बहुत अधिक नहीं लिखा गया, ये भी सोचने वाली बात है। एक यूनानी लेखक ही इसके बारे में चर्चा करता है और भारतीय साहित्यों में चर्चा इसकी नहीं होती है। तो सिकंदर ने बाद में सारी महिलाओं कुछ युद्ध क्षेत्र में मारी गई, कुछ पकड़ी गई, तो उनका भी उन्होंने सिकंदर ने उनकी हत्या करवा दी। तो ये बहुत ही गौरवपूर्ण गाथा है जो हमारे इतिहास में मौजूद तो है, लेकिन हमारे भारतीय साहित्यों में इसकी चर्चा बहुत ही कम की गई है, ना के बराबर। हाँ, ए हो सकता नहीं, ए ही है। तो ये हमारा YouTube चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, फ़ोन नंबर है, देन यू कैन कॉल अस और that you want to any kind of information regarding our classes, regarding our apps और our channels, तो आप लोग कॉल करिए और अपने कॉल का इंतज़ार रहेगा। सामने आपके पास नंबर है और LT, TGT, PGT और GRC लेक्चर वगैरह की प्रिपरेशन कराते हैं। देखिए बहुत से जो इसमें आते हैं बच्चे, वो ये कहते हैं कि सर क्वेश्चन का जो लेवल है वो कुछ नए क्वेश्चन भी डालिए। देखिए नए क्वेश्चन बनाने को तो मैं बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और इनफैक्ट बनाऊंगा भी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हों, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हों। क्योंकि इतिहास एक कह सकते हैं कि एक समंदर की तरह है और जब आप कंपटीशन में आते हैं तो इतिहास आप एक कॉम्पिटिटिव पर्पज़ से पढ़ते हैं, यानी कि समंदर से एक लोटा निकालने के बराबर है। पूरी इतिहास की जानकारी जो है पाना किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, उसमें भी स्पेशलाइजेशन होता है। आप लोग जानते हैं कोई एशियन हिस्ट्री में स्पेशलाइज्ड है, कोई एशियन हिस्ट्री जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई मिडवल में है, कोई मॉडर्न में है। अलग अलग रिसर्च के टाइप्स हैं, अलग अलग टीचर्स हैं और अलग अलग उनका एक्सपर्टीज़ भी है उनकी अलग अलग। तो उसी में से हम लोग कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से बनाएं कि जो क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट हो, ना कि बहुत ज्ञानवर्धन के पर्पज़ से। बहुत हमको क्या करना है, हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है, नौकरी पानी है बस। और उसके बाद आपको पूरे जीवन भर इतिहास ही पढ़ाना है। जैसे जो PGT में जाएगा वो पूरे जीवन भर लेक्चर बनेगा तो पूरे जीवन इतिहास पढ़ाएगा, तो ज्ञानवर्धन के लिए वो 1-500 किताबें पढ़ सकता है, ठीक। लेकिन अभी का हमारा जो मेन पर्पज़ है, वो मेन पर्पज़ हमारा है जॉब को पाना। तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे है कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहे, क्वेश्चन अच्छे रहें, आपके मतलब के हों, आपके यूज़ के हों और जो एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हो। ऐसे क्वेश्चन को भी क्वेश्चन सही हमको डील करना है, ना कि कोई भी कुछ भी उठा के रख दे। ठीक है, कुछ भी उठा के रख दे तो कोई नहीं बता पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। कुछ भी उठा के रख देगा तो चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरे शिक्षक को, कोई नहीं कर पाएगा। सबको पता है, सब कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री ही पढ़ते हैं और जो इस प्रोफेशन में ही हैं, ठीक है, कई लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं उस चीज़ को लेके, ठीक है ना। वो लोग स्टडी उनकी बहुत वाइड होती है क्योंकि उनको अब कोई क्रैक नहीं करना है, उनको ज्ञानवर्धन करना है। फिर क्या करना है, उनको इतिहास में मतलब एक अच्छी पोजीशन पे जाना है, अच्छी चीज़ें सीखनी है, इतिहास में और कुछ सीखना है और कुछ सीखना है और कुछ सीखना है और सीखते ही जाना है। हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नौकरी पानी है, आप लोगों को वो पढ़ना है जिससे आपको जॉब की इंश्योरिटी हो जाए, ठीक। तो आज की क्लास हम लोग दोस्तों यही ख़त्म करते हैं। तो और जो अभिनव जी आए थे, दीप्ति जी अभी मौजूद थी कुछ समय पहले तक, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शायद इस समय जो कुछ बच्चे हैं कम आ रहे हैं क्योंकि
मेरे ख्याल से बिहार स्टेट के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो उस वजह से बच्चों की जो उपस्थिति है काफ़ी कम रहती है। लेकिन अगर आप लोग दीप्ति जी रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे, 8 बजे से क्लासेस रहती है, तो आप लोगों का डेफिनेटली बेनिफिट होगा, ठीक है। डेफिनेटली 100% बेनिफिट होगा, चाहे LTO, TGT, PGT किसी भी सेक्टर में अगर किसी भी इतिहास से रिलेटेड चीज़ों में जा रहे हैं तो 100% आपको लाभ मिलेगा। तो आज की क्लास हम लोग यही ख़त्म करते हैं और कल हमारी फिर से मुलाकात होगी। इतिहास के 50 और क्वेश्चन के साथ, और तब तक आप लोगों से अलविदा लेते हैं। कल हमारी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार और शुभ रात्रि। कल फिर हम लोग आपसे मिलते हैं, 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। जो लोग हमको ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके।